तकरीबन 1956 के आसपास की ये बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें छात्र-छात्रा आज भी बैठकर पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। वहीं मैं आपको दूसरी ओर दिखाना चाहूँगा कि आप ये बिल्डिंग देखिए कि बिल्डिंग कहे या फिर खंडर, क्योंकि इस बिल्डिंग को बने तकरीबन अभी 20 साल हुए होंगे, 20 से 21 साल हुए हैं और ये बिल्डिंग इस तरह से जर्जर हालत में देखी जा सकती है कि जो पुरानी बिल्डिंग है के बाद देख रहे हैं मैं आपके साथ सुनील पटेल। यूके भारत पहुंचा है आज उत्तराखंड के पौड़ी जिले के द्वारी गांव में। द्वारी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये प्राइमरी स्कूल है जो कि 5वीं क्लास तक के यहाँ पर छात्र छात्रा यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तकरीबन जो हमारे टीचर से बात हुई तो उनका कहना है यहाँ पर तकरीबन 31 बच्चे यानी 31 छात्र छात्रा यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि जब राज्य सरकार प्लान को रोकने की बात करती है और उस पर कितना खरा उतर रही है, वो इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बता रहे हैं। क्योंकि कभी इस स्कूल में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ 31 छात्र छात्राएं मात्र स्कूल के अंदर रह गए हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्लान कितना हो रहा है पहाड़ से प्लान के लिए। वहीं हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर टीचर हैं स्कूल के, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह का यहाँ पर जो माहौल है वो देखा जाता है। जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे 31 छात्र छात्राएं हैं, सबसे पहले आप से जानना चाहेंगे कि आपको कितना समय इस स्कूल में हो गया है? नमस्कार सर। मेरे को यहाँ पे लगभग 17 साल हो गए हैं और वैसे तो मेरे को 27वां साल चल रहा है इसी क्षेत्र विकास खंड में। तो इस विकास खंड में बहुत ज़्यादा छात्र संख्या में गिरावट आई है। इसी विद्यालय की बात करूँ तो जब मैं आया था तो 100 से ऊपर थी, यहाँ पे 120 के आसपास यहाँ पे छात्र संख्या थी और धीरे धीरे हर वर्ष जो है यहाँ पे 10-5 बच्चे घटते जा रहे हैं। और इस बार छात्र घटने का कारण क्या मानते हैं? घटने का कारण मूल रूप से यह है कि यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। साथ ही जो बच्चे जॉब के लिए बाहर जाते हैं शादी होने के बाद, उसके बाद वो बच्चों को भी अपने साथ ही रखते हैं। और अब जैसे कोरोना काल ये हुआ है पीछे, तो उसमें छात्र संख्या थोड़ा बढ़ी थी, लेकिन फिर अब जैसे ओपन हो गया है सब, तो फिर छात्र संख्या घटने लगी है सभी स्कूलों में। तो जिस तरह से अगर देखा जाए तो छात्र संख्या जो घट रही है स्कूलों के अंदर, तो यहाँ पर जो पलायन की जो स्थिति है, यानी कि आपको जब 27 साल इसी क्षेत्र में हो गए नौकरी करते हुए, तो क्या लगता है जब पहले आप यहाँ पर आए थे तो कितने लोग यहाँ पर देखने को मिलते थे और आज की स्थिति को देखते हुए उस समय की क्या तुलना की जाए? जी, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। यहाँ जब हम आए शुरू में तो हम पैदल आते थे यहाँ पे। 4-5 घंटे 4 घंटे लग जाते थे हमें आते-आते। अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रोड हो गई, काली रोड हो गया है और डामर रोड देख कर के मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। नेटवर्क यहाँ है, लाइट भी यहाँ पे है, हॉस्पिटल है जैसा भी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे फार्मासिस्ट भी बैठते ही हैं। तो इसके साथ-साथ मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रोज़गार की योजनाएँ हैं कुछ, अगर वो यहाँ पे संचालित की जाएँ तो हमारे जो युवा हैं वो यहाँ रुक सकते हैं। उसके बाद उनकी फैमिली, उनके बच्चे भी यहाँ रहेंगे, तो यहाँ छात्र संख्या बढ़ेगी। नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत ज़्यादा जो खतरा महसूस हो रहा है हमें, वो ये है कि जैसे अभी कक्षा 1 में यहाँ एक भी बच्चा नहीं आया इस वर्ष। तो अगर ये 3-4 साल स्थिति ये रही तो ये छात्र संख्या 0 हो जाएगी। जबकि ये यहाँ का केंद्रीय विद्यालय हुआ करता था और यहाँ पे अभी 2-3 स्कूल मर्ज होने हैं, जिसमें पहले नंबर पे इंदिरा कॉलोनी है, उसमें 12 बच्चे हैं, 11-12 बच्चे आज की डेट में हैं। तो वहाँ से अगर ये वो स्कूल यहाँ आ जाता है और 2-3 3 या 4 बच्चे जो है, एक नावेतली हमारा स्कूल है, 3-4 बच्चे हमारे इधर शेरू गार्ड में हैं, कहीं 4 बच्चे हैं, कहीं 5 बच्चे हैं। और ऐसे भी स्कूल हैं कि जहाँ 4-4 बच्चे हैं और 4 ही टीचर हैं। अगर आपके स्कूल की बात की जाए तो जैसे आपने बताया कि पहली क्लास में एक भी छात्र छात्रा ने किसी ने एडमिशन यहाँ पर नहीं लिया है। पलायन की बात करें तो पलायन तो नहीं रुक रहा है, आज की स्थिति भी देखी जाए तो पलायन नहीं रुक रहा है। तो जिस तरह से अब छात्र यहाँ पर एडमिशन तक नहीं ले रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में तो इस तरह स्कूल ही बंद हो जाएगा? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ असल में ऐसा नहीं कि यहाँ पे बच्चे हैं और एडमिशन नहीं ले रहे। यहाँ बच्चे ही नहीं रह गए। हमने तो बाल गणना की और रोहित मेहंदोला, ये मेरा खुद विद्यार्थी पढ़ाया हुआ। बेटे कितने थे उस समय बच्चे जब आप 100 से ऊपर थे ना? ये मेरे पहले बैच का विद्यार्थी है। और यहाँ पे सीएससी सेंटर, इधर आइएगा, सीएससी सेंटर भी चलाते हैं और बीएड भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको रोकने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सुविधाएं देनी पड़ेंगी यहाँ पे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आईआईटी रुड़की में संचालित
उसमें उनका एक बच्चा और चला गया साथ में, क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं था, तो वो रोज़गार भी मिल गया। और वो जो गूंगा बहरा बच्चा था हमारा, दिव्यांग बच्चा, उसको मैंने एडमिशन करा दिया। दिव्यांग बच्चों का जो आपने मुद्दा उठाया था यहाँ पर आकर के कि दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए या किसी उनको गेम में भी उनको आगे भेजना चाहिए या पढ़ाई लिखाई में, जिस तरह भी, तो कहाँ से ये प्रेरणा आपने ली थी? मतलब ऐसा क्या आपके मन में आया था कि दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाने का एक निर्णय लेना चाहिए? सर, मेरे पापा जो हैं माइंड से डिस्टर्ब हैं, कान नहीं सुनते हैं, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली है। इसलिए मैं बच्चों को अपने मन से जो है पूरे ब्लॉक में जहाँ भी मुझे लगता है मैं सहयोग करता हूँ और उनको जो है पुनर्वास करा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे करा दिए। और एक गुड न्यूज़ ये आने वाली है कि एक बच्चा अमेरिका जाने वाला है, हमारा मिंटू लाल, वो। और एक बच्चे ने जो है यहीं से पढ़ा हुआ है। ये सब मेरे विद्यार्थी, दूसरे स्कूलों के बच्चे भी जो हैं वो जुड़ाव रखते हैं। और मैं ढूंढ के लाता हूँ जो बच्चे नामांकित नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनको तुरंत उनको नामांकित कराता हूँ। उनके हिस्से की भी जो योजनाओं का जो भी उनको मिल पाए वो मैं उनको दिलवाने का प्रयास करता हूँ। इसमें मैं चाहूँगा कि सरकार जो है यहाँ कोई ऐसा विद्यालय खोल दे कि उन सब बच्चों को एक जगह यहाँ पे पढ़ाने की सुविधा मिल जाए। दिव्यांग बच्चों को। जी, दिव्यांग बच्चों को मैंने खुद तो कोर्स किया कुछ था। और भी यहाँ के जो युवा हैं इस गांव के, द्वारी गांव के, उनसे भी जानना चाहेंगे। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कितनी आपकी उम्र हो गई है और उस उम्र के साथ साथ आज की तुलना करें तो कितने लोगों ने यहाँ से प्लान किया होगा इस गांव से अब तक? ये यहाँ गांव से तो लगभग सारे ही पलायन कर चुके हैं। कुछ लोग हैं, जैसे मैं ही एक हूँ, मैं भी पहले पलायन कर चुका था, फिर मैंने अपना यहाँ पे सीएससी सेंटर खोला। एक मैं ही हूँ, बाकी सारे के सारे निकल गए, इधर उधर ही जॉब करते हैं। प्लान करने का कारण क्या मानते हैं? पलायन का कारण है स्वरोजगार और रोजगार। सबसे पहले रोजगार है। और क्या आजकल वो ट्रेंड चला है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाने बच्चे बाहर पढ़ाने। कई लोग तो यहाँ काम करते हैं, बच्चों को कोटद्वार रखा है कि कोटद्वार पढ़ेंगे, अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। पर गवर्नमेंट ने एक योजना और निकाली है कि अटल आदर्श स्कूल है एक, उसमें सारी इंग्लिश मीडियम, उत्कर्ष, उसमें सारी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है। कई कई जगह लागू है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे मुख्यमंत्री कहीं भी पहुँचे तो इस स्कूल को भी अगर वो इंग्लिश मीडियम में लेके आए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। यानी कि अगर कहा जाए कि अटल उत्कृष्ट जो योजना चालू की है, यानी कि जो राजकीय जो इंटर कॉलेज है या स्कूल है उनको इंग्लिश मीडियम में बदलने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, उनका कहना है कि अगर वो सुविधा इस गांव में मिल जाए तो जो प्लान हो रहा है वो प्लान रोका जा सकता है। और जो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं और अपने बच्चों को कोटद्वार इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, शायद हो सकता है कि अगर इंग्लिश मीडियम इन्हीं स्कूलों को कर दिया जाए तो वो छात्र भी यहीं पर पढ़ेंगे और स्कूलों में जो छात्र छात्रों की संख्या है वो बढ़नी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार जिस तरह से प्लान रोकने की बात करती है, तो जिस तरह से रोजगार की समस्या पहाड़ी क्षेत्रों में है और लोग पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो बच्चों को कैसे पालेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ाएंगे, बहुत सारे सवाल निशान यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन सरकार कब तक इस ओर ध्यान दे पाती है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग अभी भी रह रहे हैं उनको पलायन रोकने के लिए कोई रोजगार की सुविधा यहाँ पर सरकार देती है या नहीं, या फिर जो छात्र छात्राएं बाहर जाकर पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर पढ़ने की सुविधा सरकार किस तरह देती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।